मेरे YouTube देखने वाले सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको संसार में सड़कों के निर्माण के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। परिवहन का इतिहास। सड़क परिवहन का इतिहास मनुष्यों और उनके बोझ ढोने वाले जानवरों द्वारा पटरियों या पगडंडियों के विकास के साथ शुरू हुआ। प्राचीन काल में जो है सड़क परिवहन के पहले रूप घोड़े थे। बैल ट्रैक पर सामान ले जाते थे, जो अक्सर गेम ट्रेल्स का पालन करते थे। जो पगडंडियाँ थी उनसे चलते थे, जैसे नेसेज ट्रेस। पूरा पाषाण युग में मनुष्यों को खुले देश में निर्मित पटरियों की आवश्यकता नहीं थी। पहले उन्नत मार्ग जंगलों, पहाड़ी दर्रों और दलदलों के बीच से होते थे। पहले सुधारों में बड़े पैमाने पर पेड़ और बड़े पत्थरों को रास्ते से हटाना शामिल होता था। जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, मानव और पशु यातायात को समायोजित करने के लिए पटरियों को अक्सर चपटा या चौड़ा कर दिया गया। इनमें से कुछ डर्ट ट्रैक काफ़ी व्यापक नेटवर्क में विकसित किए गए थे, जिससे व्यापक क्षेत्रों में संचार, व्यापार और शासन की अनुमति थी। दक्षिण अमेरिका में इंका साम्राज्य और उत्तरी अमेरिका में इरोक्वाइस परिसंघ, जिनमें से किसी के पास भी पहिया नहीं था, ऐसे रास्तों के प्रभावी उपयोग के उदाहरण हैं। पहला माल परिवहन मानव पीठ और सिर पर था, लेकिन नवपाषाण युग के दौरान गधों और घोड़ों सहित पेट जानवरों का उपयोग विकसित हुआ। ऐसा माना जाता है कि पहला वाहन ट्रेवोइस था, जो भार खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फ्रेम था, जो संभवतः यूरेशिया में हल खींचने के लिए बैलों यानी बधिया मवेशियों के पहले उपयोग के बाद विकसित हुआ था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में स्लेज विकसित हुए, जो ट्रेवोइस की तुलना में बनाने में अधिक कठिन है, लेकिन चिकनी सतहों पर आगे बढ़ना इनके द्वारा आसान होता था। जो पाले गए जानवर थे, सवार घोड़ों और बैलों को ट्रेवोइस या स्लेज खींचने के लिए पैदल चलने वाले लोगों की तुलना में व्यापक पथ और अधिक मंजूरी की आवश्यकता थी और बेहतर पटरियों की आवश्यकता होती थी। परिणाम स्वरूप लगभग 5000 ईसा पूर्व तक रिडवे सहित सड़कें नदियों और दलदलों को पार करने से बचने के लिए इंग्लैंड में चोटियों के साथ विकसित हुई। मध्य जर्मनी में इस तरह के रिजवे 18वीं शताब्दी के मध्य तक लंबी दूरी की सड़क का प्रमुख रूप बने रहे। हड़प्पा की सड़कें। आधुनिक पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में 4000 ईसा पूर्व के आसपास पहली मानव बस्तियों में से सड़क पथ पाया गया है। नगरों में सड़कें सीधी और लंबी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहिएदार परिवहन। ऐसा लगता है कि पहिए लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में प्राचीन सुमेर में विकसित किए गए थे, शायद मूल रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। प्रतिरोध को कम करने के लिए उनका मूल परिवहन उपयोग ट्रेवोइस या स्लेज के लिए संलग्नक के रूप में हुआ होगा।
यह तर्क दिया गया है कि पहियों के विकास से पहले लाक का उपयोग स्लेज के नीचे रोलर्स के रूप में किया जाता था, लेकिन लाग माने लट्ठे, लेकिन इसके लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकांश शुरुआती पहिए फिक्स्ड एक्सल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्रभावी होने के लिए पशु वसा या वनस्पति तेलों द्वारा नियमित स्नेहन या चमड़े द्वारा अलग करने की आवश्यकता हुआ करती थी। प्रतीत होता है कि ट्रेवोइस से विकसित पहली सरल 2 पहिया गाड़ियाँ मेसोपोटामिया और उत्तरी में उपयोग की गई प्रतीत होती है। लगभग 3000 ईसा पूर्व में ईरान और लगभग 2800 ईसा पूर्व में 2 पहिया रथ दिखाई दिए। उन्हें ग्रामीणों के द्वारा खींचा जाता था। लगभग 2500 ईसा पूर्व भारी 4 पहिया वैगन विकसित हुए, जो केवल बैलों की ढुलाई के लिए उपयुक्त थे और इसीलिए केवल वही उपयोग किए जाते थे जहाँ फसलों की खेती की जाती थी, विशेष रूप से मेसोपोटामिया। ऐसा प्रतीत होता है कि तिलियों वाले 2 पहियों वाले रथ दक्षिणी साइबेरिया और मध्य एशिया में एंड्रोनोव संस्कृति द्वारा 2000 ईसा पूर्व के आसपास विकसित किए गए थे। लगभग उसी समय घोड़ों की ढुलाई को सक्षम करने वाले पहले आदिम हार्नेस का आविष्कार किया गया था। पहिएदार परिवहन ने बेहतर सड़कों की आवश्यकता को पैदा कर दिया। आमतौर पर प्राकृतिक सामग्री अच्छी तरह से वर्गीकृत सतहों को बनाने के लिए पर्याप्त नरम नहीं हो सकती है और पहिएदार वाहनों को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होती है, खासकर जब गीली होती है और बरकरार रहती है। शहरी क्षेत्रों में पत्थर की पक्की सड़कों का निर्माण होने लगा और वास्तव में पहली पक्की सड़क 4000 ईसा पूर्व में उर में बनाई गई प्रतीत होती है। कार्डराई सड़कों यात्रा की दिशा में लंबवत रखे गए लाख से बने सड़क विस्तार 3300 ईसा पूर्व में इंग्लैंड के ग्लास्टोनबरी में बनाए गए थे और लगभग उसी समय से सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के द्वारा पक्की सड़कों का निर्माण किया गया था। धातु विज्ञान में सुधार इसका मतलब है कि 2000 ईसा पूर्व पत्थर काटने के उपकरण आमतौर पर मध्य पूर्व और ग्रीस में उपलब्ध थे, जिससे स्थानीय सड़कों को पक्का किया जा सकता था। विशेष रूप से लगभग 2000 ईसा पूर्व में मिनोअन्स ने उत्तरी क्रेते में नासोस से पहाड़ों के माध्यम से गोर्टिन और लेबेना तक एक 50 किलोमीटर पक्की सड़क बनाई, जो द्वीप के दक्षिणी तट पर एक बंदरगाह था, जिसमें पार्श्व नालियाँ थी जो 200 मिलीमीटर मोटी थी। मिट्टी जिप्सम मोर्टार से बंधे बलुआ पत्थर के ब्लॉकों का फुटपाथ बेसाल्टिक फ्लैगस्टोन की एक परत से ढका हुआ और अलग अलग उसके किनारे थे। इस सड़क को किसी भी रोमन सड़क से बेहतर माना जा सकता था। इसमें जो है फ्लैगस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। फ्लैगस्टोन यानी फर्शियों का। 500 ईसा पूर्व में डेरियस द ग्रेट ने फारस के लिए एक व्यापक सड़क प्रणाली शुरू की, जिसमें प्रसिद्ध रॉयल रोड भी शामिल था, जो अपने समय के बेहतरीन राजमार्गों में से एक था। सड़क का उपयोग रोमन काल के बाद भी किया जाता था। सड़क की बेहतर गुणवत्ता के कारण मेल कुरियर 7 दिनों में 2699 किलोमीटर यानी 1677 मील की यात्रा कर सकते थे। 268 ईसा पूर्व
से 22 ईसा पूर्व तक अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजमार्गों के किनारे मनुष्य और जानवरों के लिए सड़कों, शिलालेखों, पानी के कुओं, शिक्षा केंद्रों, विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण किया और यात्रियों के लाभ के लिए बरगद और आम के पेड़ों जैसे पेड़ लगाए। मौर्य साम्राज्य ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, जो आधुनिक बांग्लादेश से पाकिस्तान में पेशावर तक फैला हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 2000 मील थी। रोमन सड़कें। रोमन साम्राज्य के आगमन के साथ सेनाओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल्दी से यात्रा करने में सक्षम होने की आवश्यकता थी, और जो सड़कें मौजूद थी वे अक्सर कीचड़ भरी हुआ करती थी, जिससे बड़ी संख्या में सैनिकों की आवाजाही में देरी हो जाया करती थी। इस समस्या को हल करने के लिए रोमनों ने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। इन सड़कों में गिट्टी यानी टूटे हुए पत्थर की गहरी सड़कों का इस्तेमाल एक अंतर्निहित परत के रूप में किया जाता था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी मिट्टी में कीचड़ बनने की बजाय जो गिट्टी या बोल्डर जो थे, पत्थर, उनका उपयोग किया जाता था। सेनाओं ने इन सड़कों पर अच्छा समय बिताया और कुछ अभी भी सहस्त्राब्दियों के बाद भी उपयोग में आ रही हैं। अधिक भारी यात्रा वाले मार्गों पर अतिरिक्त परतें थी, जिनमें 6 तरफा कैपस्टोन या पेवमेंट लगाते थे, जो धूल को कम करते थे और पहियों से ड्रैग को कम करते थे। पेवर्स ने रोमन रथों को रोमन प्रांतों के साथ अच्छा संचार सुनिश्चित करते हुए बहुत तेजी से यात्रा करने की अनुमति दी, और उपज को साफ रखने के लिए अक्सर शहर के रास्ते में सबसे पहले खेत की सड़कों को पक्का किया जाता था। धक्कों को कम करने के लिए झरनों और झटकों के शुरुआती रूपों को घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले परिवहनों में शामिल किया गया था, क्योंकि मूल पेवर्स पूरी तरह से संरेखित नहीं थे। मध्यकाल में सड़कों का क्या विकास हुआ, ये भी जान लेते हैं। मध्यकालीन यूरोप में संसाधनों के और कौशल की कमी के कारण रोमन सड़कें खराब हो गई, लेकिन कई का उपयोग जारी रहा। संरेखन आज भी आंशिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के एवन के हिस्से 13वीं शताब्दी से पहले शहरों के अंदर सड़कों का कोई संगठित नेटवर्क नहीं था, केवल फुटपाथ बदलते थे। हार्स हार्नेस और घुमक्कड़ फ्रंट एक्सल वाले वैगनों के आविष्कार के साथ, जो तंग मोड़ बना सकते थे, शहरी सड़क नेटवर्क स्थापित हो गए, और मध्ययुगीन इस्लामी दुनिया में पूरे अरब साम्राज्य में कई सड़कों का निर्माण किया गया था। सबसे परिष्कृत सड़कें बगदाद और इराक की थी, जिन्हें 8वीं शताब्दी में तारकोल से पक्का किया गया था। टार को विनाशकारी आसवन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्र में तेल क्षेत्रों से प्राप्त पेट्रोलियम से प्राप्त किया गया था, जिसको कि अपन डामर बोलते हैं। डामर माने चारकोल, टार। प्रारंभिक आधुनिक काल के प्रारंभ में जैसे जैसे राज्य विकसित हुए और समृद्ध होते गए, विशेष रूप से पुनर्जागरण के साथ नई सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू हुआ, जो अक्सर रोमन डिजाइनों पर आधारित होते थे। हालांकि रोमन तरीकों को फिर से खोजने का प्रयास किया गया था। 18वीं शताब्दी से पहले सड़क निर्माण में बहुत कम उपयोगी नवीनता थी।
18वीं शताब्दी के पश्चिम अफ्रीका में अशांति साम्राज्य में सड़क परिवहन अच्छी तरह से रखी गई सड़कों के एक नेटवर्क के माध्यम से बनाकर रखा गया था, जो अशांति राजधानी को अपने अधिकार क्षेत्र और प्रभाव के क्षेत्रों से जोड़ता था। डाहोमी साम्राज्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के बाद टोल सड़कों की स्थापना डाहोमी के लोगों और उनके कब्जे वाले सामानों के आधार पर वार्षिक कर एकत्र करने के कार्य के साथ की गई थी। रॉयल रोड 18वीं शताब्दी के अंत में किंग केपेंगला द्वारा बनवाया गया था, जो अबोमी से गाना तक फैला हुआ था। उड़दाहा 1725 और 1737 के बीच जनरल जॉर्ज वेट ने स्कॉटिश हाईलैंड्स और ब्रिटेन के नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए 250 मील 400 किलोमीटर सड़क और 40 पुलों का निर्माण किया। रोमन सड़क डिजाइनों का उपयोग नीचे बड़े पत्थरों और शीर्ष पर बजरी के साथ एक सामान्य समग्र गहराई के साथ किया। 2 मीटर का थॉमस टेलफोर्ड के अनुसार नागरिक जीवन के उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त होने के लिए वे इतने खराब गठबंधन और खड़ी थे और भी मोटे और खराब रूप में सूखा हुआ था। पथकर मार्ग जो है, ट्यूडर समय से सड़कों की स्थिति की जिम्मेदारी स्थानीय पल्ली के पास हुआ करती थी और 1656 में रेडवेल हर्टफोर्डशायर के पल्ली ने ग्रेट नॉर्थ रोड के अपने खंड को बनाए रखने में मदद के लिए संसद में याचिका दायर की। संसद ने इसके बाद में एक अधिनियम पारित किया जिसमें स्थानीय न्यायाधीशों को वेट्समिल हर्टफोर्डशायर के बीच ग्रेट नॉर्थ रोड के एक हिस्से पर टोल गेट लगाने की जो है पावर दी और केवस्टन, कैम्ब्रिजशायर और स्टिल्टन हटिंगडनशायर को 11 साल की अवधि के लिए टोल टैक्स के लिए ये सड़कें दी गई और इस तरह से जुटाए गए, जो टोल से जो पैसा आया उससे इस तरह से जुटाए गए राजस्व का उपयोग उनके अधिकार क्षेत्र में ग्रेट नॉर्थ रोड के रखरखाव के लिए किया गया। वेट्समिल में खड़ा किया गया टोल गेट इंग्लैंड का पहला प्रभावी टोल गेट बन गया। पहला प्रभावी टोल गेट बन गया का मतलब यह है कि टोल गेट का जो है कंसेप्ट यहीं से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? वेट्समिल में। पहली योजना जिसमें न्यासी थे, जो न्यासी मतलब न्यायाधीश नहीं होते थे। 1707 में एक टर्नपाइक अधिनियम के माध्यम से फोर्नहिल और स्टोनी स्ट्रैटफोर्ड के बीच लंदन चेस्टर रोड के एक खंड के लिए स्थापित किया गया था। इसका मूल सिद्धांत यह था कि ट्रस्टी कई परिसियों से संसाधनों का प्रबंध करेंगे जिनके माध्यम से राजमार्ग जो है बन जाएगा। इसे परिसों के बाहर से उपयोगकर्ताओं से टोल के साथ बढ़ाया गया था और पूरे मुख्य राजमार्ग के रखरखाव के लिए लागू किया गया था। यह राजमार्गों की बढ़ती संख्या के टर्नपाइकिंग के लिए पैटर्न बन गया, जो उन लोगों द्वारा मांगे गए थे एक काउंटी के अपने हिस्से के माध्यम से वाणिज्य के प्रभाव
में सुधार करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में लंदन में आ जाने वाली मुख्य रेडियल सड़कों के हिस्सों को अलग अलग टर्नपाइक ट्रस्टों के नियंत्रण में रखा गया था। 1750 के दशक में जिस गति से नए टर्नपाइक बनाए गए थे, लंदन से निकलने वाली महान सड़कें, जो बड़ी सड़कें थी, बीच क्रॉस रूट्स को बनाए रखने के लिए ट्रस्टों का गठन किया गया था। कुछ प्रांतीय शहरों, विशेष रूप से पश्चिमी इंग्लैंड में जाने वाली सड़कों को एकल ट्रस्टों के अधीन रखा गया था और वेल्स की प्रमुख सड़कों को टर्नपाइक किया गया था। साउथ वेल्स में 1760 के दशक में पूरे काउंटी की सड़कों को सिंगल टर्नपाइक ट्रस्ट के तहत रखा गया था। 1770 के दशक में स्कॉटलैंड में सड़कों को जोड़ने वाली सहायक सड़कों, नए पुलों पर और मार्गों पर बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों में नए मार्गों और सड़कों के टर्नपाइकिंग के साथ ट्रस्ट गठन का एक और कार्य हुआ और 1750 तक लगभग 150 जो है ट्रस्ट स्थापित हो गए थे। 1772 तक 400 और स्थापित हो गए और 1800 में 700 से अधिक ट्रस्ट हुआ करते थे। 1825 में लगभग 1000 ट्रस्टों ने इंग्लैंड और वेल्स में 18,000 मील यानी 29,000 किलोमीटर सड़क को नियंत्रित किया, बनाया, देखरेख, मेंटेनेंस और इसमें राजस्व उनके द्वारा वसूला गया। ये नए ट्रस्टों के लिए कार्य और पहले के ट्रस्टों के लिए नवीनीकरण अधिनियमों में शक्तियों और जिम्मेदारी की बढ़ती सूची शामिल थी और 1750 के दशक से सड़क पर मुख्य शहरों के बीच की दूरी को इंगित करने वाले मील के पत्थर स्थापित करने के लिए जो है एजेंसियों की जरूरत हुआ करती थी और सड़क के उपयोगकर्ता सड़क के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य थे, जैसे वायु और गाड़ी चलाना और सड़क की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाना, वाहनों द्वारा फेंकी जाने वाली धूल को कम करने के लिए ट्रस्ट गर्मियों के दौरान सड़क पर पानी भरने के लिए अतिरिक्त टोल ले सकते थे। ये क्या करते थे, सड़कों के ऊपर ज़्यादा धूल उड़ा करती थी तो उस समय जो है सड़कों के ऊपर पानी छिड़क दिया करते थे, जिससे धूल और गुबार से बचा जा सके। संसद ने ट्रस्टों के प्रशासन और पहियों की चौड़ाई पर प्रतिबंधों को निपटने के लिए कुछ सामान्य टर्नपाइक अधिनियमों को भी पारित किया। संकीर्ण पहियों के बारे में कहा जाता है कि वे सड़क को अधिक नुकसान पहुंचाते थे। शुरुआती टर्नपाइक सड़कों की गुणवत्ता अलग अलग थी। हालांकि टर्नपाइकिंग के परिणाम स्वरूप प्रत्येक राजमार्ग में कुछ सुधार हुआ। भूगर्भीय विशेषताओं, जल निकासी और मौसम के प्रभावों से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियां सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। शुरुआत में 1760 के दशक में यॉर्कशायर में जॉन मेटकाफ जैसे व्यक्तिगत सर्वेक्षकों के प्रयासों से सड़क निर्माण में धीरे धीरे सुधार हुआ और ब्रिटिश टर्नपाइक बिल्डरों ने बेहतर स्थायी सड़कें बनाने के लिए सरफेसिंग के लिए साफ पत्थरों का चयन करने और वनस्पति सामग्री और मिट्टी को बाहर करने के महत्व को महसूस करना शुरू कर दिया था। और संयुक्त राज्य में निर्मित टर्नपाइक आमतौर पर निजी कंपनियों द्वारा एक सरकारी मताधिकार के तहत बनाए जाते थे। वे आमतौर पर वाणिज्य की कुछ मात्रा के साथ मौजूदा मार्गों को समानांतर या प्रतिस्थापित करते थे, उम्मीद करते कि बेहतर सड़क उद्यम को लाभदायक बनाने के लिए पर्याप्त यातायात को
बदल देने का उनका सपना था और तख्त सड़कें विशेष रूप से आकर्षक थी क्योंकि उन्होंने रोलिंग प्रतिरोध को बहुत कम कर दिया था और कीचड़ में फंसने की समस्या को कम कर दिया था। सबसे खराब हिस्से की ढलान को कम करने के लिए बेहतर ग्रेडिंग ने जो माल ढोने वाले वाहन हुआ करते थे उनमें जानवरों को माल ढोने की अनुमति दी थी। सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन जो है मेटकाफ औद्योगिक क्रांति के दौरान उभरने वाले पहले पेशेवर सड़क निर्माता जॉन मेटकाफ थे। उन्होंने 1765 से मुख्य रूप से इंग्लैंड के उत्तर में टर्नपाइक सड़क के लगभग 180 मील यानी 290 किलोमीटर का निर्माण किया था। जब संसद ने निर्माण के लिए टर्नपाइक ट्रस्ट को निर्माण को अधिकृत करने वाला एक अधिनियम पारित किया था और नारेसबोरो क्षेत्र में टोल द्वारा वित्त पोषित सड़कें मेटकाफ ने हैरोगेट से बोरोब्रिज तक एक नई सड़क पर मिनीस्किप और फोरेंसबी के बीच सड़क के 3 मील यानी 5 किलोमीटर खंड का निर्माण करने का उनको अनुबंध मिला और उन्होंने अकेले ग्रामीण इलाकों का पता लगाया और सबसे व्यवहारिक मार्ग तैयार करवाए। उनका मानना था कि एक अच्छी सड़क की नींव अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी होनी चाहिए और एक चिकनी उत्तल सतह होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी किनारे की खाई में जल्दी से बह सके। वह अच्छी जल निकासी के महत्व को समझते थे। जैसे कि अपन देखते हैं सड़कों पर मानसून के दौरान या बरसात के समय वाटर लॉगिंग हो जाती थी, तो वाटर लॉगिंग हो जाने के बाद सड़कें जो है वो आने जाने में उसमें बाधा होती है, तो वाटर लॉगिंग जो है ये सड़कों पर नहीं होना चाहिए। यह जानते हुए कि बारिश के कारण सड़कों पर सबसे अधिक समस्याएं होती है, उन्होंने नींव के रूप में बंडलों में बंधे जो पत्थर थे, एक प्रकार का हीटर और गोर्स से बने राफ्टों की एक श्रृंखला का उपयोग करके इस दलदल में एक सड़क बनाने का तरीका निकाला। इसने एक सड़क निर्माण के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की, क्योंकि अन्य इंजीनियरों का मानना था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने लागत और सामग्रियों की गणना करने की अपनी पद्धति के साथ अपने व्यापार में महारत हासिल की, जिससे वे दूसरों को सफलतापूर्वक तो नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने खुद अपने जीवन में ऐसी सड़कें बनाई और सफलता हासिल की। इसके बाद एक दूसरे इंजीनियर जो हुए ट्रेंसगुएट, ये फ्रांस से थे। फ्रांस में सड़क निर्माण के लिए पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने का श्रेय पीरे मैरी जेरोम ट्रेंसगुएट को व्यापक रूप से दिया जाता है। उन्होंने 1775 में अपनी पद्धति पर एक ज्ञापन लिखा जो फ्रांस में सामान्य अभ्यास बन गया। मतलब लोग इसको अपनी प्रैक्टिस में लाने लग गए। इसमें छोटी बजरी की परत से ढकी बड़ी चट्टान की एक परत शामिल थी और रोमन काल में निचली परत में सुधार हुआ है। उसका यह इस समझ पर आधारित था कि इस परत पर आधार कोर्स जो था, कहने का मतलब यह है कि नीचे जो कच्ची जमीन है वहां पर बेस तैयार किया जाता था। अब इसका उद्देश्य जो था, जमीन की रक्षा करते हुए सड़क के वजन और उसके यातायात को जमीन पर
स्थानांतरित करना और वजन को समान रूप से फैलाकर जो था उसकी मोटाई बढ़ा देने से जो है नीचे का मटेरियल है उस पे वजन जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो जो है बढ़ जाता है और सड़क की जो अधिक मोटाई के कारण उसका स्थिरीकरण बना रहता है। इसलिए उप आधार को स्वावलंबी संरचना नहीं होना चाहिए। उप आधार के बड़े पत्थरों की रक्षा करते हुए ऊपर चलने वाली सतह ने वाहनों के लिए एक चिकनी सतह प्रदान की। ट्रांसगुएट ने गहरी साइड खाई प्रदान करके जल निकासी के महत्व को समझा, लेकिन उन्होंने खाइयों में अपनी सड़कों का निर्माण करने पर जोर दिया ताकि उन्हें जो है आसानी से उन पे आवागमन हो सके, जिसने इस सिद्धांत को दिया। सुव्यवस्थित सतहें और नालियां उप आधार की अखंडता की रक्षा करती है। ट्रांसगुएट ने निरंतर रखरखाव की एक प्रणाली शुरू की जहां एक रोडमैन को एक मानक तक रखने के लिए सड़क का एक भाग आवंटित किया जाता था। इसके बाद एक और इंजीनियर हुए हैं, टेलफोर्ड। सर्वेक्षक और इंजीनियर। सर्वेक्षक मतलब ये सर्वे भी करते थे और सड़कों की देखरेख भी करते थे। तो थॉमस टेलफोर्ड ने नई सड़कों की इंजीनियरिंग और पुलों के निर्माण में काफ़ी प्रगति की। सड़क निर्माण की उनकी पद्धति में एक बड़ी खाई खोदना शामिल था, जिसमें भारी चट्टान की नींव रखी जाती थी। उन्होंने अपनी सड़कों को डिजाइन किया ताकि वे केंद्र यानी मुकुट ढलान से नीचे की ओर झुके, जिससे जल निकासी हो सके। ट्रांसगुएट के काम में एक बड़ा सुधार उन्होंने किया। सतह में टूटे हुए पत्थर शामिल थे। उन्होंने यातायात संरेखन और ढलानों को ध्यान में रखते हुए मोटाई के आधार पर पत्थर के चयन में सुधार करके सड़कों के निर्माण के तरीकों में सुधार किया। अपने बाद के वर्षों के दौरान टेलफोर्ड लंदन के होलीहेड रोड के जो हिस्से थे उनके पुनर्निर्माण उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और एक कार्य जो उनके 10 साल के जो असिस्टेंट थे जॉन मैकलिन द्वारा पूरा करवाया गया था। 1820 के दशक में होलीहेड रोड अब जो है आज उसको A5 बोलते हैं, और उनके इंजीनियरिंग कार्य ने लंदन मेल कोच के यात्रा समय को 45 घंटे से घटाकर केवल 27 घंटे कर दिया और सर्वश्रेष्ठ मेल कोच की गति 5-6 मील प्रति घंटे यानी 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ये दूरियां तय कर लेते थे। 9-10 मील प्रति घंटा यानी 14 से 16 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा। और लंदन और श्रूसबरी के बीच सड़क पर उनके अधिकांश काम में सुधार हुआ। श्रूसबरी से परे और विशेष रूप से लैंगोल्डन से परे काम में अक्सर खरोंच से एक राजमार्ग का निर्माण शामिल हुआ था और मार्ग के इस खंड की उल्लेखनीय विशेषताओं में वेट्सवाई कोएड में कन्वी नदी के पार वाटरलू ब्रिज शामिल है। वहाँ से कैपेल क्यूरिक तक की चढ़ाई और फिर बागोर की ओर नेट फ्रांकान के पास से उतरना। ओगवेन घाटी में कैपेल क्यूरिंग और बेथेस्डा के बीच टेलफोर्ड मूल सड़क से विचलित हो गया, जो इस क्षेत्र के कब्जे के दौरान रोमनों द्वारा बनवाया गया था। मैकेडम
मैकेडम एक दूसरे इंजीनियर थे। यह एक स्कॉटिश इंजीनियर, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जॉन लाउडन मैकेडम थे जिन्होंने पहले आधुनिक सड़कों को डिजाइन किया था। उन्होंने मिट्टी और पत्थर के मिश्रण जो था उसको मैकडैम के रूप में उनके उपयोग किया, जो आज भी अपन उसको WBM बोलते हैं, वाटर बाउंड मैकडम। तो मैकडम जो है उसमें ये इंजीनियर का नाम शामिल है। मैकडम की एक सस्ती जो है फ्लोरिंग सामग्री विस्तृत की और उनकी सड़क निर्माण का जो तरीका था टेलफोर्ड की तुलना में और ज़्यादा सरल था, फिर भी रोडवेज की सुरक्षा में अधिक प्रभावी थी। उन्होंने पाया कि चट्टान पर चट्टान की विशाल नींव अनावश्यक थी और जोर देकर कहा कि देसी मिट्टी अकेले सड़क और उस पर यातायात को सपोर्ट करेगी, और जब तक कि यह एक सड़क द्वारा कवर किया गया हो, पपड़ी जो नीचे की मिट्टी को पानी और घिसने से बचाती है। टेलफोर्ड और अन्य सड़क निर्माताओं के विपरीत मैकेडम ने अपनी सड़कों को यथासंभव समतल बनाया। उनकी 30 फुट चौड़ी यानी 9.1 मीटर सड़क के किनारों से केंद्र तक केवल 3 इंच की वृद्धि आवश्यक थी। इसको जो है क्राउन बोलते हैं। पानी के स्तर के ऊपर सड़क की ढलान और ऊंचाई ने बारिश के पानी को दोनों तरफ खाई में जाने में सक्षम बनाया। मतलब रोड के सेंटर से जो है दोनों तरफ रोड को स्लोप देते थे और जिससे बारिश का पानी तेजी से रोड को छोड़ करके और नज़दीक की घाटियों में ढलानों पर चला जाता था। मैकेडम ने के सड़क निर्माण सिद्धांत के लिए पत्थरों का आकार जो था खास था और निचली 200 मिलीमीटर यानी 7.9 इंच, सड़क की मोटाई 75 मिलीमीटर 3 इंच से बड़े पत्थरों तक सीमित थी। पत्थरों की ऊपरी 50 मिलीमीटर 2 इंच परत 20 मिलीमीटर यानी 0.79 इंच आकार तक सीमित थी और पत्थरों की जांच पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती थी जो तराजू साथ में रखते थे। एक कारीगर पत्थर के आकार को यह देखकर स्वयं जांच सकता था कि पत्थर उसके मुंह में फिट होगा या नहीं। 20 मिलीमीटर के पत्थर के आकार का महत्व यह था कि पत्थरों को सड़क पर यात्रा करने वाले लोहे के गाड़ी के पहियों की 100 मिलीमीटर चौड़ाई से बहुत छोटा होना चाहिए था। मैकेडम का मानना था कि उपयोगिता और तेजी के लिए पत्थरों को तोड़ने की उचित विधि लोगों द्वारा नीचे बैठकर और छोटे हथौड़ों का उपयोग करके पूरी की जाती थी ताकि पत्थरों को तोड़ा जा सके, ताकि वजन में कोई भी 6 औंस से बड़ा न हो। उन्होंने लिखा है कि सड़क की गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पत्थरों को सतह पर कितनी सावधानी से एक बड़ी जगह पर फैलाया गया था और एक समय में एक फावड़ा ही फैलाना है। मैकेडम ने निर्देश दिया कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो पानी को अवशोषित करे और ठंड से सड़क को प्रभावित करे उसे सड़क में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नई सड़क को बांधने के लिए साफ पत्थर पर कुछ भी रखा जाना चाहिए। सड़क यातायात की कार्रवाई के कारण टूटा हुआ पत्थर अपने स्वयं के कोणों से जुड़ जाएगा, एक स्तर ठोस सतह में विलीन हो जाएगा जो मौसम या यातायात का सामना करेगा। अपने सड़क निर्माण के अनुभव के माध्यम से मैकेडम ने सीखा था कि टूटे हुए कोणी पत्थरों की एक परत एक ठोस द्रव्यमान के रूप में कार्य करेगी और पहले सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी पत्थर की परत की आवश्यकता नहीं होगी। पहिए की चौड़ाई की तुलना में सतह के पत्थरों को छोटा रखकर यातायात के लिए एक अच्छी चलने वाली सतह बनाई
जा सकती है। छोटे सतह के पत्थरों ने भी सड़क पर कम तनाव प्रदान किया जब तक कि उन्हें यथोचित रूप से सूखा रखा जा सके। व्यवहार में उसकी सड़कें टेलफोर्ड की सड़कों से दुगनी मजबूत साबित हुई। हालांकि मैकडम अपने छोटे कटे हुए पत्थरों के बीच की खाली जगह को छोटी सामग्री से भरने का सख्त विरोध करते थे। व्यवहार में सड़क बनाने वालों ने भराव सामग्री जैसे छोटे पत्थर, बालू और मिट्टी का इस्तेमाल शुरू किया और यह देखा गया कि सड़कें पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी। नतीजा परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 1820 के दशक में और यूरोप में 1830 से 1840 के दशक में व्यापक रूप से मैकडम सड़कों का निर्माण किया गया था। और मैकडम सड़कें घोड़ों और गाड़ियों या कोचों के उपयोग के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वे बहुत धूल भरी थी और भारी बारिश के साथ उनमें क्षरण भी हो जाया करता था। साथियों, इसके बाद में आधुनिक सड़कें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 के अंत और 1920 के दशक में बीच में अच्छा सड़क आंदोलन हुआ। लीग ऑफ अमेरिकन व्हीलमैन जैसे साइकिल चालकों के नेतृत्व में बेहतर सड़कों के समर्थक स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया और शहरों के बाहर सड़कें गंदगी या बजरी जो थी, सर्दियों में कीचड़ और गर्मियों में धूल भरी होती थी। शुरुआती आयोजकों ने यूरोप का हवाला दिया, जहां सड़क निर्माण और रखरखाव राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों द्वारा जो था समर्थित था। अपने प्रारंभिक वर्षों में आंदोलन का मुख्य लक्ष्य शहरों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए शिक्षा था और ग्रामीण आबादी को उन शहरों द्वारा सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने में मदद करना था, जहां नागरिक रेल मार्गों, ट्रालियों और पक्की सड़कों से लाभान्वित हुआ करते थे। यहाँ तक कि पारंपरिक वाहनों से भी अधिक नई आविष्कृत साइकिलें देश की अच्छी सड़कों से लाभान्वित हुई थी। बाद में मैकडम सड़कें उच्च गति वाले मोटर वाहन के उपयोग के लिए टिकी नहीं रही और टार के साथ सड़कों को स्थिर करने के तरीके कम से कम 1834 तक वापस आ गए, जब जॉन हेनरी कैसेल मिलवाल ने कैसेल के पेटेंट लावा स्टोन वर्क्स के संचालन करते हुए पिच मैकडम का पेटेंट करवाया। इस पद्धति में सब ग्रेड पर तारकोल फैलाना शामिल था, एक विशिष्ट मैकडम परत रखना और अंत में टार और रेत के मिश्रण से मैकडम को सील करना। टार ग्राउटेड मैकडम 1900 से पहले उपयोग में था और इसमें मौजूदा मैकडम फुटपाथ की सतह को खराब करना, टार फैलाना और फिर से कॉम्पैक्ट करना शामिल था। हालांकि सड़क निर्माण में टार का उपयोग 19वीं शताब्दी में से जाना जाता था, लेकिन इसका बहुत कम उपयोग किया गया था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मोटर कार के आने तक इसे बड़े पैमाने पर जो है उपयोग में नहीं लाया गया था। आधुनिक टार मैकडम को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर एडगर पर्नेल हुले द्वारा पेटेंट कराया गया था, जिन्होंने देखा कि सड़क पर बिखरे तारकोल ने धूल को नीचे रखा और चिकनी सतह बनाई। उन्होंने 1901 में डामर के लिए एक पेटेंट निकाला। हुले के 1901 के पेटेंट में ले डाउन करने से पहले यंत्रवत टार और दूसरे पदार्थों को मिलाना, समुच्चय को मिलाना और फिर स्टीम रोलर के साथ मिश्रण को संगठित करना शामिल था। पोर्टलैंड सीमेंट, राल और पिच की थोड़ी मात्रा जोड़कर टार को फिर संशोधित किया गया। नियंत्रित पहुंच राजमार्ग जो है आधुनिक नियंत्रित पहुंच वाले राजमार्गों का पहला संस्करण जो है 20वीं शताब्दी
के पूर्वार्ध के दौरान विकसित हुआ। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड मोटर पार्कवे 1908 में एक निजी उद्यम के रूप में खुला और यह दुनिया का पहला सीमित पहुंच वाला मार्ग था। इसमें कई आधुनिक सुविधाएं शामिल थी, जिनमें बैक एंड टर्न, गार्ड रेल और प्रबलित कंक्रीट टर्मेक आदि शामिल थे। ऑटोमोबाइल के तेजी से बढ़ते उपयोग, शहरों के बीच तेज गति की मांग और फर्श प्रक्रियाओं, तकनीकों और सामग्रियों में सुधार के परिणाम स्वरूप 1920 के दशक की शुरुआत में आधुनिक नियंत्रित पहुंच वाले राजमार्गों की उत्पत्ति हुई और मूल हाई स्पीड सड़कों को दोहरे राजमार्ग के रूप में संदर्भित किया गया और विभाजित होने के दौरान आज के राजमार्गों के साथ बहुत कम समानता हुआ करती थी। पहला दोहरा राजमार्ग जो 1924 में इटली में मिलान और वारिस के बीच खोला गया था और अब यह A8 और A9 मोटरवे के कुछ हिस्से बनाता है। विभाजित होने के दौरान इस राजमार्ग में प्रत्येक दिशा में केवल एक लेन थी और कोई इंटरचेंज नहीं था। न्यूयॉर्क में 1924 में ब्रॉक्स रिवर पार्कवे को यातायात के लिए खोल दिया गया था और ब्रॉक्स रिवर पार्कवे उत्तरी अमेरिका की पहली सड़क थी जिसमें मध्य पट्टी का उपयोग विरोधी लेन को अलग करने के लिए किया गया था, जिसका निर्माण एक पार्क के माध्यम से किया जाना था और जहां चौराहे वाली सड़कों पुलों को पार करती थी। सदर्न स्टेट पार्कवे 1927 में खोला गया, जबकि लॉन्ग आइलैंड मोटर पार्कवे 1937 में बंद कर दिया गया और इसकी जगह नॉर्दर्न स्टेट पार्कवे ने ले ली थी, जो कि 1931 में खुला था। और सन्निहित ग्रैंड सेंट्रल पार्कवे 1936 में खुला। जर्मनी में बान कोलोन ऑटोबैन का निर्माण 1929 में शुरू हुआ और 1932 में कोलोन के मेयर कोलराइड एडेनायर द्वारा खोला गया। कनाडा में अर्थ नियंत्रित पहुंच के साथ पहला अग्रदूत हैमिल्टन और टोरंटो के बीच मध्य मार्ग था, जिसमें ट्रैफिक प्रभाव का विरोध करने के साथ साथ देश के पहले क्लोवर लीफ इंटरचेंज के बीच एक औसत विभाजक था। यह राजमार्ग क्वीन एलिजाबेथ वे के रूप में विकसित हुआ, जिसमें 1937 में खुलने पर और द्वितीय विश्व युद्ध तक निर्मित सड़क के सबसे लंबे समय तक उपयोग में आने तक और क्लोवर लीफ और ट्रम्पेट इंटरचेंज दिखाई दिया। एक दशक बाद पहले के डिजाइनों के आधार पर राजमार्ग 401 का पहला खंड खोला गया था। तब से यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त राजमार्ग बन गया है। फ्रीवे शब्द का पहली बार इस्तेमाल फरवरी 1930 में एडवर्ड एम बेसेंट द्वारा किया गया था। बेसेंट ने तर्क दिया कि सड़कों को 3 बुनियादी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए: राजमार्ग, पार्कवे और फ्रीवे। बेसेंट की जोनिंग और संपत्ति कानून आधारित प्रणाली में सटे संपत्ति के मालिकों के पास प्रकाश, वायु और राजमार्ग तक पहुंच के अधिकार है, लेकिन पार्कवे और फ्रीवे के लिए नहीं। बात के दो इस मायने में प्रतिष्ठित है कि पार्कवे का उद्देश्य मनोरंजन है, जबकि फ्रीवे का उद्देश्य आवाजाही है। इस प्रकार मूल रूप से कल्पना की गई एक फ्रीवे को सार्वजनिक भूमि की एक पट्टी है जो आंदोलन के लिए समर्पित है, जिसके पास संपत्ति के मालिकों को प्रकाश, वायु या पहुंच का अधिकार नहीं है। इसी के साथ ये जो है सड़कों का जो छोटा सा इतिहास था, ये मेरे द्वारा आपके सामने बयान किया गया। साथियों, यह जो है अनुवादित साहित्य था, इसमें निश्चित ही शब्दों में कुछ हेरफेर हो सकता है, अतः आप
स्वयं समझने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हिंदी के अंदर एक जो है सड़कों की इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।